मैं डॉक्टर राकेश एक चीजें जरा और समझ लूं। देखिए, ये जो इसमें कंसेप्चुअली ही मुझे लगता है गलत है, जब वो ये कहते हैं कि इसका फिक्स टर्म हो जाएगा। फिक्स टर्म 5 साल का रहेगा, बीच में कोई सरकार गिरती है तो वो फिर से इलेक्शन होगा फॉर द रिमेनिंग टर्म। मतलब ये कुछ मुझे तो लगता है कि किसी अगर अगर कोई आप बच्चों को ये लेख लिखने को देते 10वीं के 8वीं के, और वो इस तरह के क्वेश्चन आता तो उसको शायद मुर्गा बना के उल्टा लटका दिया जाता। मतलब अगर कम से कम कोई भी शिक्षक होता वो इस तरह का अगर वाहियात चीजें लेके आता कि बाकी टर्म के लिए, ये जो 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 लोग कह रहे हैं विल ऑफ द पीपल के साथ खिलवाड़ है। आप लोगों को कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए इलेक्ट कर दो, 5 महीने। मेन मुद्दा वही है जो जो अरुण भाई उठा रहे हैं कि इनको पहली चीज, या तो इन्होंने जो ईवीएम की हेरा फेरी में जो मास्टरी करते जा रहे हैं, धीरे 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 उसको फाइन ट्यून करते जा रहे हैं, वो इनको लगता है कि एक बार में सब करके बाकी चीजों को करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात इसलिए आवश्यक है कि दूसरा जो मुझे लगता है कि ये केवल जुमला है। मोदी जी ध्यान भटकाने के लिए ये सब काम करते हैं। वो इसको अपनी जेब में रखे रहेंगे, उसको जेपीसी में भेज देंगे, वक्फ बिल जेपीसी में भेजा है। अब अडानी जी के ऊपर अगर कोई समस्या आई, वो अमेरिका से मान लीजिए आ ही गया, जिसको कहते नहीं है वो सम्मन लेके या वारंट लेके, कोई मान लीजिए कल्पना कीजिए कि वो पहुंच ही गया, तब मोदी जी कुछ इस तरह का निकालेंगे और उसमें फिर कहेंगे चलो दंगा करो, इधर उधर हल्ला मचाओ, कुछ कुछ ये सब काम करने की कोशिश है। क्योंकि एक ऐसी चीज जो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, कंसेप्चुअली ये ड्राइंग रूम में बैठ के बहुत अच्छा लगता है कहना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। जीएसटी भी तो था 1 नेशन 1 टैक्स, 4 या 5 स्लैब उसके बन गए हैं। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कर 1 नेशन 1 टैक्स कहाँ है? उसमें आपने सिगरेट को बाहर कर दिया, तेल पेट्रोल को बाहर कर दिया, उसमें एक्सेप्शन भी कर दिए। तो आप तो जब टैक्स जैसी चीज जो सरकार के हाथ में इसमें रेवेन्यू आता उसको नहीं कर पा रहे हैं, आप हर एक में अपनी बेईमानी करने के लिए यूसीसी लगाया, नहीं तो उसमें ये वाले आएंगे, ये वाले नहीं आएंगे, इनको करेंगे, इनको नहीं करेंगे। तो ये सब तुम खुद ही बेईमानी पे अगर उतारू हो, नियत भी ठीक नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल बेकार का वो है। और इस देश में ऐसा, और सोचिए कितना कंफ्यूज रहेगा आदमी। अभी एक इलेक्शन में हमने देखा महाराष्ट्र में कि पार्लियामेंट में वो किसी और को वोट देता है, कांग्रेस उसको पार्लियामेंट में बहुत अच्छी लगती है, वो कांग्रेस को जिताता है 1.5-2 लाख वोट से। और जब वो आता है विधानसभा जिताने तो उसको मोदी जी बहुत अच्छे लगने लगते हैं। महाराष्ट्र में मोदी जी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो मोदी जी को जिता देता है सब सीटें। 6-7 सीटें नीचे थी, 6 या 7 सीटें सब पे। मैं डॉक्टर राकेश, ये केवल जुमला है, मुख्य मुद्दों से ध्यान हटकाने की बात है, या एक वो मानसिकता है जो जो अरुण जी इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लोगों का भी ये है, वो जो एक हिटलर शाही जिसको कह लीजिए, एक निरंकुश राज्य चलाने की जो इच्छा है मन में। डॉक्टर राकेश जी, धन्यवाद आनंद जी। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं व्यक्तिगत रूप से इसे जुमला नहीं मान रहा, और हम सबको भी गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए, ये जुमला नहीं। अरुण जी ने बड़े विस्तार से जो बातें कही हैं वे सब विचारणीय है। जुमले के अलावा ये बहुत कुछ है, इसके पीछे के मंतव्य को समझने की जरूरत है, इस मंशा को समझने की जरूरत है कि इस वक्त जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके मन में लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति कितनी आस्था है, या लोकतंत्र और संविधान को और हमारी निर्वाचक प्रणाली को, हमारी निर्वाचन प्रणाली को सिर्फ साधन के रूप में इस्तेमाल करके और अपने अंतिम साध्य एक तंत्रात्मक व्यवस्था पर पहुंचना चाहते हैं। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करें तो थोड़ी सी इसकी पूर्व पीठिका के बारे में बात कर लेना चाहिए हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए। आप तो सब ज्ञानी लोग हैं, सब जानते ही है। आजादी के बाद 1952 से लेकर 1967 तक तमाम विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे। फिर जिस तरह से संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग हुआ, जो राज्यपाल के जरिए विधानसभाओं को भंग करने का, केरल की ईएमएस नंबूदरी-पात की सरकार सबसे पहले गिराई गई, और उसके बाद इंदिरा गांधी ने समय से पहले चुनाव 1970 में लोकसभा के करा दिए। 71 में कार्यकाल होना था, लेकिन 70 में विधानसभा लोकसभा चुनाव करा दिए। उसके बाद एक बार ये क्रम भंग हुआ तो दोबारा कायम नहीं हो सका। सैद्धांतिक रूप से जिन लोगों को सब कुछ आदर्श दिखाई देता हो, जिन्हें सब हरा हरा दिखाई देता हो,
उन्हें ऐसा लग सकता है कि ये तो बहुत अच्छा विचार है। सरकार जो तर्क दे रही है कि खर्चा कम होगा, विकास कार्य नहीं रुकेंगे, बार बार आचार संहिता नहीं लगाना पड़ेगी, सरकारी मशीनरी का एक बार में उपयोग हो जाएगा वगैरह। इसके लिए सरकार ने क्या किया वो भी हमारे दर्शकों के लिए याद दिला देते हैं। इस सरकार ने जो किया है वो तो भूतपूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, हम सब जानते हैं। ये भी अपने आप में एक अजूबा है कि देश का राष्ट्रपति रह चुका व्यक्ति किसी सरकारी कमेटी का सदर बनना स्वीकार करे या उसे बना दे सरकार। ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ। उन्होंने कुल 20,251 या ऐसे कुछ कोई आंकड़ा है, उन लोगों से सलाह मशविरा लिए जिन लोगों ने सुझाव दिया है इस कमेटी को, भूतपूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली इस कमेटी को कुल 20 या 22,151 या 521 लोगों ने मशविरा दिया। 140 करोड़ लोगों के देश में 20-22 हजार लोगों की राय पर आपने तय कर लिया कि वन नेशन वन इलेक्शन कराना। यद्यपि इसकी कवायद और बहुत पहले से चल रही है। जस्टिस पीवी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में भी एक आयोग बना था, या आयोग था या समिति थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन हाँ, जस्टिस पीवी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी या आयोग बना था, उसने भी इस पर विचार किया, वो अनुशंसा भी दी गई। अब आते हैं इसके व्यावहारिक पक्ष पर। नरेंद्र मोदी की सरकार जो भी कुछ करना चाहती है उसके व्यावहारिक पक्ष पर अगर हम ध्यान दें तो नंबर 1, इस देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दल जो प्रादेशिक आकांक्षाओं को लेकर बने हैं उनकी सरकारें हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि महाराष्ट्र में केंद्र में लोकसभा के चुनाव में वहां की जनता कांग्रेस को ज्यादा सीटें देती है और विधानसभा में वो मोदी को या बीजेपी को चुनती है। जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ये जो प्रादेशिक आकांक्षाएं हैं, प्रादेशिक जो पहचान है वहां के राजनीतिक दलों, प्रादेशिक जो जरूरतें हैं मतदाता की, स्थानीय जरूरतें जो मतदाता की है, वे एड्रेस नहीं। अगर एक साथ लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव होगा तो ज्यादा बड़ा हल्ला लोकसभा के और केंद्रीय विषयों पर रहेगा। उस वक्त एक बड़ा नेता जो देश का सबसे बड़ा नेता होगा, आज नरेंद्र मोदी है, कल कोई और हो सकता है। आज नरेंद्र मोदी 3 बार के प्रधानमंत्री है, स्वाभाविक तौर पर वे सबसे बड़ा ब्रांड है, उनका प्रचार सबसे ज्यादा है। आज भी चुनाव नहीं हो रहे हैं तब भी इस देश की हर वंदे भारत, हर शताब्दी एक्सप्रेस में उनकी तस्वीरें, उनके वीडियो आप दिन रात देखते हैं। तो जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होगा, तो जो विधानसभा की के मुद्दे होते हैं, विषय होते हैं, जो क्षेत्रीय विषय होते हैं, उन पर बात ही नहीं हो पाई। दूसरा व्यावहारिक पहलू जो अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि अगर 5 साल में एक बार सब चुनाव हो गए तो ये जो चुनकर लोग निकलेंगे, चाहे वे दिल्ली पहुंचे या लखनऊ, पटना, जयपुर या भोपाल, ये लोग लौट कर नहीं आएंगे बहुत जल्दी, 5 साल बाद ही आने वाले हैं। बार बार चुनाव होता है तो मतदाता और जनता के साथ नेताओं का, प्रत्याशियों का, सरकार में बैठे या विपक्ष में रह गए लोगों का संवाद और संपर्क बना रहता है। अब असली और बिल्कुल चुनिंदा व्यावहारिक एक पहलू और इसमें रह गया, उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की जो सिफारिश की है इस आयोग ने, इस समिति ने, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली, उसने 2 सिफारिशें की। नंबर 1, पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होगा, उसके बाद 6 महीने के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, यानी नगर निगम, नगर पालिकाएं, पंचायतें इत्यादि। अगर ये अंतराल भी है तो वन नेशन वन इलेक्शन तो वैसे भी नहीं रहेंगे। अब मैं सबसे जरूरी और सबसे विद्रूप कारण की तरफ जाता हूं। इस देश में जिस तरह पिछले 10 सालों में या उससे भी पहले राज्यों की विधानसभाएं भंग की गई, चाहे राष्ट्रपति शासन लगाकर या दल बदल कराकर सरकारें गिराई गई। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश में इतनी बार कोशिशें हुई, उत्तराखंड इत्यादि इत्यादि। महाराष्ट्र सबसे ताजा। क्या केंद्र में बैठी हुई ये सरकार या आने वाले कल की कोई और सरकार अपनी इस आदत से बाज आ जाएगी कि जहां उसकी मर्जी का उसके दल की सरकार नहीं होगी, वहां इस तरह से खरीद फरोख्त करके सरकारें नहीं गिराई जाएंगी? तब उस विधानसभा का क्या होगा, उसके कार्यकाल का क्या होगा? अनुच्छेद 83 और संविधान का अनुच्छेद 171(2)
171(1) ये प्रावधान करता है कि लोकसभा की अवधि 5 साल होगी, विधानसभाओं की अवधि 5 साल होगी। इन दोनों संविधान संशोधनों के बिना वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है। इसके अलावा और कई संविधान संशोधन करने पड़ेंगे। और सबसे जरूरी और अंतिम खतरा, आज भी इस देश में गठबंधन की सरकार चल रही है। कोई एकमेव सरकार नरेंद्र मोदी की अपनी नहीं, अपनी पार्टी की नहीं। कल किसी सुबह उनका सहयोग करने वाली, उन्हें समर्थन करने वाली कोई एक पार्टी या दो पार्टी समर्थन वापस ले जाए, केंद्र की सरकार गिर जाए या विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव रखे और वो पारित हो जाए, ये इनके इन प्रकार है। केंद्र में बैठी हुई सरकार विश्वास मत खो दे, सरकार गिर जाए, तब क्या होगा? कुछ दिनों पहले सारे चुनाव आपने एक साथ कराए थे, लेकिन केंद्र की सरकार जाती रही, तब मध्यावधि चुनाव होगा कि नहीं होगा? तमाम विधानसभाओं के कार्यकाल अभी पूरे नहीं है। अगर ये कानून पारित भी हो जाए तो सन 2034 तक एक देश एक चुनाव संभव नहीं है। आनंद जी, राज्यों की विधानसभाओं को अपने पूरे निर्धारित कार्यकाल से पहले आप किस आधार पर भंग करेंगे और कितनों को करेंगे? सबका कार्यकाल तो 1970 से अलग ही अलग चल रहा है। और अंतिम बात यह है कि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग अभी 4 विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं करा सका, जो केंद्रीय चुनाव आयोग आपके उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं के उपचुनाव घोषित तारीख पर नहीं करा सका, उसके मतदान की तारीख भी आगे बढ़ाई। उससे और इस केंद्र की सरकार से अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो पूरे देश में एक साथ चुनाव करा लेंगे विधानसभा और लोकसभा के, तो ये आकाश सुमन की तरह है। लेकिन मंशा इनकी असल में वही है कि ये एक तंत्र लाना चाहते हैं, एक देश एक चुनाव, एक पार्टी एक नेता। इनकी नीयत सिर्फ इतनी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। बाकी कुछ और मुद्दे हैं जिस पर मैं दूसरे चरण में बात करूंगा। जी जी जी, मैं डॉक्टर राकेश इस बात को इसलिए आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बात पे भी थोड़ा हमको और आपको और सबको बात करनी चाहिए, जो अरुण जी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कहें, अगर एक आम जनता को ये लगता है कि भाई ये गड़बड़ है, और मैं दूसरी बात पे भी हूं, क्यों 6 घंटे लगने दीजिए, 6 दिन लगने दीजिए, 12 दिन इस देश में। अरुण भाई, आप तो बेंगलोर रहते हैं, हम लोग जो हिंदी पट्टी से आते हैं और खास करके यूपी बिहार वाले, हमारे यहाँ बहुत कॉमन चीज ये होती है, मैं रोज जब घर से आता हूँ तो एक नदी, गोमती नदी पार करता हूँ। ये बहुत कॉमन है हर 2-4 दिन में कि वहां आपको 2-400 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। क्या वो स्कूटर कोई रोका है, कोई साइकिल रोका है, कार रोक के एक आदमी नीचे झांकने लगता है, बाकी लोग भी नीचे झांकने लगते हैं, नीचे हो कुछ ना हो, लेकिन अगर एक आदमी नीचे झांकने लगेगा तो पूरा हुजूम नीचे झांकने लगेगा। हम उस स्टेट से आते हैं जहां हेलीकॉप्टर देखने के लिए अभी भी नेताजी की मुख्य भीड़ से ज्यादा हेलीकॉप्टर के लिए भीड़ आ जाती है। तो हमारे पास ऐसी कौन सा हम जरूरी काम कर रहे हैं कि 12 दिन लग जाएगा? अरे नेता लोग घूम घूम के जब कुंभ नहा रहे हैं, अभी वो कुंभ नहाएंगे, वो भी करेंगे सब। अरे भाई, तो जब 2-4 महीना का नेता कुंभ नहाना यहां वहां घूम सकता है, तो इसको गिनने में 12 दिन कौन सी दिक्कत है? 12 दिन गिनो। दूसरी बात आपने जो कही, 14 टेबल की जगह 28 टेबल लगा दो, 56 टेबल लगा दो, भाई जो भी आपकी टेबल है वो बढ़ गए, आप टेबल बढ़ा दीजिए। हमारे पास उस तरह, तो ये तो सिर्फ बहाना है। मैं इस पे डॉक्टर राकेश आपका एक चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि हम लोग थोड़ा इस पे भी कहीं ना कहीं आगे बात करते रहा करें, चुनावी सुधार की भी बात है ओवरऑल। देखिए सर, हम इसके वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो चुनाव की जो प्रक्रिया है ईवीएम या कागज के मतपत्र से, उस पर बात तो करना ही होगी और हम लोग लगातार कर ही रहे। आपने समय की बात कही, अरुण जी ने भी कहा, और आमतौर पर ईवीएम के समर्थक ये सबसे ज्यादा तर्क देते हैं कि इसमें बहुत जल्दी सब काम हो जाता है। अमेरिका में तो महीनों चुनाव चलता है। हमारे देश में इतनी कौन सी अर्जेंसी है हर काम की लोगों को? जिस देश में लोग सांप नेवले की लड़ाई या बंदर बंदरिया का तमाशा देखने हजारों की संख्या में घंटों सड़क पर खड़े रह सकते हैं, सिनेमा देखने जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो वोटों की गिनती में अगर 12 से 24 घंटे लग रहे तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? हम तो उस दौर के पत्रकार हैं जिन लोगों ने मतपत्रों की गिनती के चुनाव समक्ष में देखे हैं।
मैं तो पत्रकारिता में आने से पहले सरकारी मुलाजिम था। मैंने तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 पर ड्यूटी की है, निशान लगाने से लेकर टिक लगाने तक। और पत्रकार के रूप में तमाम चुनावों में मतगणना में पूरी पूरी रात रहकर गिनती देखी है। सिटी एडिशन तक के लिए 12 और 1 बजे तक की मतगणना का आंकड़ा देकर फिर सुबह पहुंच गए मतदान केंद्र पर। 36 घंटे बाद एक बार घर वापस लौटे थे मतगणना के बाद। क्या फर्क पड़ेगा अगर आज भी अगर कागज के मतपत्र पर वोटिंग होगी, चुनाव होगा, गिनती में 20 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे लग जाएंगे। आज भी ईवीएम से गिनती में बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक तमाम सीटों की गिनती पूरी नहीं हो पाई थी। उसमें क्या क्या संदिग्ध हम उस पर नहीं जा रहे। तो समय की बात तो बेमानी। मेरे तरफ से कुछ पक्ष छूट गए थे पहले चरण में, उन्हें जोड़ देता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन है। आमतौर पर उसके समर्थकों का या सरकार का, बीजेपी का तर्क ये है कि इससे सरकारी खर्चा बचेगा, समय बचेगा, मशीनरी का कुछ कम व्यय होगा। नंबर एक साथ जब पूरे देश में चुनाव होंगे तो इतनी सारी मशीनरी कहां से आएगी? कितने सरकारी कर्मचारी, कितने संसाधन लगेंगे एक साथ मतदान के? कितनी ईवीएम मशीनें लगेंगी? आज की तारीख में जितनी ईवीएम मशीनें हैं उसके अलावा कितनी लाख मशीनें और चाहिए, इसकी गिनती भी देश के सामने आना चाहिए। इतने लाख ईवीएम मशीनों को स्टोरेज करने के लिए क्या व्यवस्था है हमारे पास? अभी कायदे से जो नियम है, वैसे अघोषित अलिखित 15 साल में ईवीएम मशीन बदली जाना। वन नेशन वन इलेक्शन में आप जो 25 लाख 30 लाख ईवीएम मशीनें लगाएंगे, अभी तो एक चुनाव के बाद वही मशीनें दोबारा इस्तेमाल होती हैं, तो कहां स्टोर करेंगे इन मशीनों को? एक और बात पर आते, सुरक्षा का बहुत हवाला दिया जाता है कि ईवीएम मशीनें आने के बाद बूथ कैप्चरिंग बंद हो गई है, सुरक्षा फोर्सेस जो पैरामिलिट्री फोर्सेस लगने लगे हैं। तो वे पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग अलग चुनाव के कारण ही तो डिप्लॉय हो पाते हैं। अगर आप एक साथ एक तारीख में पूरे देश में मतदान कराएंगे तो इतना फोर्स कहां से आएगा? अभी तो ये होता है कि 4 राज्यों के चुनाव हो गए, पैरामिलिट्री फ्री है। अब दिल्ली में चुनाव करा देंगे, फिर बिहार में करा देंगे, 2026 में फिर किसी और राज्य का चुनाव आ जाए। इतना फोर्स कहां से लाएंगे? इतने फोर्स के लिए उन्हें डिप्लॉयमेंट करने के लिए उनके ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा? इतनी गाड़ियां, इतने ड्राइवर कहां से आएंगे एक साथ? और सबसे मजेदार बात आनंद जी, अभी हरियाणा चुनाव के दिन जब चुनाव आयुक्त ऐलान कर रहे थे तो उनसे पूछा गया था महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखें क्यों नहीं घोषित कर रहे? उन्होंने कुछ तर्क दिए थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर कश्मीर के कुछ 30 त्योहारों का जिक्र किया, हरियाणा के कुछ त्योहारों का जिक्र किया, मौसम का हवाला दिया, भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला दिया। नंबर 1, क्या उस तारीख में उन्हें नहीं मालूम था कि हरियाणा में कौन सा त्योहार आने वाला? उत्तर प्रदेश या झारखंड के चुनाव के समय वहां पर वो कौन सा त्योहार आने वाला था उन्हें नहीं मालूम था? जबकि राजीव वर्मा ने तो चिट्ठी लिखी थी, फोन किए थे 10। राजीव वर्मा सांसद, भूतपूर्व आईएफएस सांसद रहे, उनके फोन नहीं उठाए थे राजीव कुमार। इतना बड़ा लेख लिखा राजीव वर्मा ने उसमें, पवन वर्मा, क्षमा कीजिए, पवन वर्मा। तो जो निर्वाचन आयोग मौसम के बहाने, तीज त्योहार के बहाने, भौगोलिक परिस्थितियों के बहाने 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करवा रहा, तो इस देश के मौसम के कैलेंडर में ऐसी कौन सी तारीखें होंगी, 12 महीने में ऐसे कौन से दिन होंगे जिसमें पूरे देश में एक सा मौसम होगा? जब आप चुनाव कराने जाएंगे पूरे देश में कहीं बारिश हो रही होगी, कहीं सर्दी होगी, कहीं गर्मी होगी, कश्मीर में बर्फ पड़ रही होगी तो बेंगलोर में अरुण जी बैठ रहे हैं, वे एक शर्ट में इस समय भी बैठे हुए। भोपाल में 3 डिग्री टेम्परेचर था परसों रात को, पचमढ़ी में 1 डिग्री है। ऐसा कौन सा दिन होगा, ऐसा कौन सा मौसम होगा, ऐसे कौन से महीने होंगे जिसमें सारे देश में 30 त्योहार नहीं होंगे? कहीं छठ नहीं होगा, रक्षाबंधन नहीं होगा, दिवाली नहीं होगी, होली नहीं होगी, क्रिसमस नहीं होगी, ईद नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं होगा इस देश में। तो आप जो बहाने अभी 4 राज्यों के चुनाव एक साथ न कराने के लिए आलाप रहे थे, एक साथ कराते समय
कौन से तर्क देंगे? तो ये सारे तर्क उस समय नल एंड वॉइड हो जाएंगे। तो मेरा अंतिम तौर पर मानना यह है कि नियत खराब है इसके पीछे। वे ये कराना चाहते हैं ये प्रकार है, और वे किसी भी तरह करा लेंगे, पर उनका मंतव्य ये है कि उनके पास एक ऐसा नेता है, उनके पास एक ऐसी पार्टी है जिसके पास देशव्यापी तंत्र है, उसकी ब्रांड इमेज बहुत बड़ी है, उन्हें लगता है उसके नाम पर हम चुनाव जीत जाएंगे। आखिरी बात यह कि देश, दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां एक साथ चुनाव होता है, वन नेशन वन इलेक्शन। फ्रांस में होता है, लेकिन वो अध्यक्षीय प्रणाली का चुनाव है। वहां राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली जो निचला सदन है, वहां के लिए मतदान एक साथ होता है। फिर राष्ट्रपति उस सदन में बहुमत के आधार पर जो व्यक्ति होता है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। स्वीडन में होता है, कनाडा में होता है। लेकिन इन देशों की आबादी, वहां की परिस्थितियां, वहां का भौगोलिक परिवेश, वहां का पर्यावरण, इन सब चीजों को भी तो देखना पड़ेगा। भारत एक महादेश है, छोटा मोटा महाद्वीप है, ये कोई देश थोड़ी है। छोटे छोटे देशों का एक समुच्चय महादेश है, एक महाद्वीप है। इसमें एक दिन एक साथ चुनाव कैसे करा लेंगे आप? जी आनंद जी।